यादों का कैनवस। तुम अब भी अपने बाबूजी को बहुत याद करती हो? उनकी तो एक एक बात याद आती है। भरत भूषण साहब की जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत अच्छे से देखे। कौन से ऐसे गुण हैं जो आपने अपने वालिद साहब से सीखे, जिनसे आप बहुत मुतासिर थी? वो ऐसी बातें जिन्होंने आपके स्ट्रगलिंग डेज में आपका मनोबल काफी बढ़ाया। सबसे पहले एक डॉटर से ये सवाल हम पूछेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कुछ भी हूँ मैंने जो कुछ भी सीखा है, तो मैं कहूँगी कि मैंने किताबों से नहीं, मैंने स्कूल में नहीं, मैंने अपने पिताजी की जिंदगी से और उनके एक्सपीरियंसेस से सब सीखा है। मैंने ये सीखा कि अगर इंसान के पास कला हो, किसी भी तरह की, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, और स्पिरिचुअली अगर वो ग्राउंडेड हो, उनके कुछ संस्कार हो, तो जिंदगी के कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो इंसान कभी भी उम्मीद नहीं खोता है। और ये मैंने अपने पिताजी से देखा है कि उनके बंगले, गाड़ी, जब सब कुछ चले गए, लेकिन उन्हें मैंने टूटते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, उनकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे, मैंने कभी गिला शिकवा नहीं सुना किसी के भी खिलाफ। जैसी जिंदगी आई उनके सामने, उन्होंने जिया और बड़े प्यार से उसे एक्सेप्ट करके जिया। जब आपकी माँ का देहांत हुआ, उसके बाद आपके पापा ने ही, भरत भूषण साहब ने ही आपको संभाला और आपकी बहन, बड़ी बहन को भी संभाला, अनुराधा जी को भी संभाला। तो वो दौर कैसा था, पल कैसे थे जो अपने पापा के साथ आपने बिताए? किस तरह से वो शूटिंग भी किया करते थे और आपको भी टाइम दिया करते थे? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा कि मैंने कभी मेरी माँ को नहीं देखा, उनके प्यार को नहीं जाना। और मेरी बड़ी बहन अनुराधा मुझसे 2-2.5 साल बड़ी थी, और वो मतलब नॉर्मल बच्ची नहीं थी। हाँ। वो चल नहीं सकती थी, उनका मेंटल IQ भी कम था। तो मुझे बचपन के इतने दिन याद हैं कि पिताजी की एक तो अनुराधा में जान थी, वो उसे बहुत प्यार करते थे और उस वक्त वो सुपरस्टार थे। तो जब मैं पैदा हुई तो मुझे याद है कि हमें इतना वक्त हमारे पिताजी के साथ नहीं मिलता था। हाँ, बहुत सारे डोमेस्टिक हेल्प थे, गवर्नेंसेस थी जिन्होंने हमें बड़ा किया है, लेकिन वो कमी हमें जरूर महसूस हुई। और मुझे ज्यादा, एक माँ की तो कमी थी, लेकिन वक्त पिताजी भी हमें नहीं दे सकते थे, लेकिन इतना है कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को इतने प्यार से रखा, हमें किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दी। जितना भी वक्त हमारे साथ गुजार सकते थे जरूर गुजारा, और हमारे ऊपर पूरा ध्यान रखा उन्होंने। कुछ पिक्चर्स, इमेजेस हैं हमारे पास, उनसे भी पता चल रहा है जी। वो आपको ध्यान बैठ जाते थे, तानपुरा लेके, मतलब फिल्म फेयर में ये फोटोज आते थे। हाँ। तानपुरा लेके हमें सिखाते थे, और हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या, उस पर पूरा ध्यान था। वो अपनी रियल लाइफ में, निजी जिंदगी में काफी स्टाइलिश थे, तो पहनावा बहुत स्टाइलिश किस तरह का उन्हें पसंद था? जी, पाली हिल के बंगले में मुझे याद है एक रूम तो पूरा म्यूजिक रूम था, जिसमें उनके तानपुरा, वीणा सब कुछ रहते थे, और दूसरा एक पूरा कमरा उनका उनके कपड़ों से भरा हुआ रहता था। उन्हें शेरवानी पहनने की बहुत आदत थी और उन्हें बहुत पसंद था, और ये स्टाइलिश शर्ट्स और वो, तो उनका पहनावा हमेशा अप टू डेट रहता था। म्यूजिक के बारे में अब बात करें, किसी भी फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद या फिर फिल्म के रिलीज के बाद जब वो अपने घर पे अपने दोस्तों को बुलाया करते थे, तो कव्वाल रहा करते थे वहाँ पे, बड़ी बड़ी महफिलें हुआ करती थी, शेर व शायरी की महफिलें हुआ करती थी। और क्या वो उन महफिलों में कभी कभार खुद भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किया करते थे? क्योंकि हमने अक्सर उन्हें देखा है सितार के साथ, वीणा के साथ, या फिर क्लैरिनेट के साथ, हमने उन्हें वायलिन के साथ भी देखा है। यस, वो हारमोनियम तो बजाते थे, सितार वगैरह सब बजाते थे। वो हारमोनियम तो खुद उन्होंने मुझे सिखाया था जब मैं कॉलेज में थी। दूसरी बात, उनकी एक चीज थी कि अगर जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन्हें फिल्मों में बजाना होता था, तो वो बिल्कुल सही तरीके से उनकी उंगलियां उस पर चलती थी। मतलब वो बहुत प्रैक्टिस करते थे। जैसे बसंत बहार में उन्होंने फ्लूट बजाया बिल्कुल, या फागुन में, या और भी फिल्मों में, तो वो बहुत ध्यान रखते थे कि
असल में फ्लूट कैसे बजाया जाता है, और उनकी लिप सिंक बिल्कुल परफेक्ट हुआ करती थी। मतलब वो एक्चुअली उनकी किसी ने एक बार कहा था, मैंने सुना था कि रफी साहब ने एक बार कहा था जब वो गाना था बेजू बावरा में, वो दुनिया के रखवाले, हाँ। तो एंड में जब वो आलाप ऊपर जाते हैं ना, हाँ। तो कहते हैं कि भारत जी की नसें गले की मतलब दिखती थी, मतलब वो सही उसमें पूरा समाज आया करता। हाँ, उन्हें पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा शौक था कि उन्होंने अपने घर पे एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी, जिस लाइब्रेरी में हमेशा आप भी बैठा करती थी उनके साथ, और वहाँ करीबन 1 लाख से ज़्यादा किताबें थी। यस। और किस तरह की किताबें पढ़ने का शौक था? आप यकीन करेंगी, हर तरह की किताब उनकी लाइब्रेरी में थी। और उस वक्त जब मैं छोटी थी तो वो ड्यूटी मेरी बन जाती थी कि हर 2-3 महीने में जितने भी 20-25 कबर्ड होते थे किताबों के, तो हर किताब को निकाल के मुझे पोंछ कर अंदर रखना पड़ता था उस वक्त। लेकिन राइट फ्रॉम निकोस कज़ांत्ज़ाकिस, इलिया कज़ान, बर्नार्ड शॉ, मारी कोरेली, थॉमस हार्डी, और हिंदी में प्रेमचंद, शरद चंद्र, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, हर तरह की किताबें, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, और ये हर तरह की किताबें थी। मधुबाला जी पे आएंगे। मैं इसलिए मधुबाला जी पे आ रही हूँ, भले ही उन्होंने बहुत सारी लीड एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन मधुबाला जी के साथ उनका रिश्ता कुछ अलग सा रहा। अलग इस वजह से भी रहा क्योंकि मधुबाला जी जो है, उनके साथ फिल्में तो उन्होंने की, लेकिन वो खास तौर से भरत भूषण साहब की वाइफ, उनकी पत्नी यानी आपकी माँ सरला जी के ज़्यादा करीब थी। और मधुबाला जी ने कई बार इंटरव्यूज़ में कहा कि उनकी लाइफ में अगर कोई सबसे बेस्ट फ्रेंड रही, ख़ास दोस्त रही, एंड शी वाज नन अदर देन सरला जी। और उन्होंने प्यार में देना सरला जी से ही सीखा। तो उनकी दोस्ती कैसे शुरू हुई? मधुबाला जी के साथ ऐसी दोस्ती थी कि घर पे आना जाना, बहुत गहरी दोस्ती थी उनके साथ। और मुझे ये याद है कि मैं जब करीब 13-14 साल की थी, तो मधुबाला जी के जाने के कुछ 6 महीने पहले उन्होंने कहा था मेरे पिताजी को कि एक बार बच्चों से मिला दो, तो मुझे ले गए थे वो मधुबाला जी से मिलने। और अभी भी मुझे याद है कि बांद्रा में, जहाँ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ती थी, तो वहाँ मधुबाला जी का घर था और हम मिलने गए। इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं आज तक नहीं भूलूंगी। जैसे वो एक संगमरमर की मूर्ति जैसी थी, और उनका बोलना करना, तो ये एक स्पेशल था। उन्होंने काफी आर्टिकल्स में लिखा है कि भारत जी की पहली पत्नी जो सरला जी थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जी बिल्कुल। एक और दोस्त उनकी लाइफ में खास अजीज रहा, मैं साहिर लुधियानवी साहब की बात कर रही हूँ, जिन्होंने उनकी फिल्म के लिए लिखा भी। लेकिन साहिर लुधियानवी साहब का बारहा ये कहना था कि उनकी जिंदगी में इतने लोग आए और गए, लेकिन जो शख्स उनकी लाइफ के सबसे करीब रहा वो थे भरत भूषण साहब। इतनी गहरी दोस्ती एक पोइट के साथ, क्या भरत भूषण साहब खुद भी कहीं ना कहीं एक कवि थे अंदर ही अंदर? बिल्कुल थे। और देखिए, वो कभी भी सोशल टाइप के इंसान नहीं थे, ना पार्टियों में जाना, ना बड़े बड़े फंक्शंस में जाना। मुझे याद है कि सांता क्रूज में जब हमारा बंगला था, बहुत बड़ा बंगला, वहां पे भी जो मुशायरे होते थे या पाकिस्तान के कवाल साहब जो आते थे सब, तो वहां पे राज कपूर साहब और बड़े बड़े आर्टिस्ट वहां आते थे और रात को मुशायरे होते थे। हमारे पाली हिल के बंगले में भी संगमरमर के चबूतरे बनाए थे पिताजी ने। साहिर जी के साथ एक अजीब उनका बॉन्डिंग था कि साहिर जी का आना जाना हमेशा हमारे यहाँ लगा रहता था। सांता क्रूज के बंगले में पिताजी शूटिंग पे होते थे तो भी साहिर जी आते थे, बैठते थे लाइब्रेरी में, अपने गीत लिखते थे। पिताजी कभी आते थे शूटिंग से तो साहिर जी मजाक में कहते थे, कौन चाहिए आपको? तो मतलब इतना अपनापन था उनमें। क्योंकि उन्हें किताबों से बहुत लगाव था जी, रीडिंग राइटिंग से बहुत प्यार था जी। लेकिन यहाँ शायद आपको बहुत अफसोस हुआ था जब उनका इंतकाल हो गया, तो वो किताबें जो है आपने डिमांड की थी रत्ना जी से कि भाई मुझे वो किताबें चाहिए, लेकिन वो किन्हीं कारणों से आपको नहीं दे पाई। और बहुत ज़्यादा अफसोस, हर्ट आपको तब हुआ जब आपने चर्च गेट स्टेशन पे वो किताबें बिकती हुई देखी। आपको नहीं लगता कि आपने शायद कहीं ना कहीं कमी पेशी की है? हो सकता है रत्ना जी के पास आप बारहा जाती, उन्हें कन्विंस करती और आप वापस वो किताबें ले पाती। ये अफसोस आपको हमेशा रहा, और क्यों ऐसा नहीं हो पाया? क्या ऐसा हुआ कि वो किताबें आपको नहीं मिल पाई, आप अपने पास रख नहीं पाई भरत भूषण साहब की वो लाइब्रेरी? जी, ये अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, क्योंकि
मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और बचपन से वो मुझे अपनी किताबों के पास ले जाते थे और कहते थे, मुझे प्यार से शीलू बुलाते थे, बोलते थे शीलू ये किताब पढ़ो, ये किताब। मतलब बचपन से मैं उन किताबों को पढ़ पढ़ के बड़ी हुई हूँ। जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस इतना चाहिए था कि वो किताबें मिल जाए और उनका म्यूजिक कलेक्शन मिल जाए। इतना बड़ा म्यूजिक कलेक्शन था जिसमें सब गजलें, गाने सब कुछ थे। लेकिन मैंने रत्ना जी से जरूर मैंने मांगी थी ये 2 चीजें। मैंने कहा कि मुझे कम से कम किताबें दे दीजिए। उनके अपने रीजंस होंगे कि उन्होंने नहीं दिए, और बाद में मुझे ये अफसोस हुआ सुनकर कि वो सब किताबें चर्च गेट स्टेशन के बाहर या कहीं पेवमेंट पे बड़े राइटर्स ने देखे, किताबें वहां पे पड़ी हुई। इस बात का मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये जिंदगी है, मैं कुछ नहीं कर सकी। I could not do anything about it. आपकी आखिरी मुलाकात आपके पिताजी के साथ किसी फिल्म के सेट पे हुई? जी जी जी। ये जो लास्ट मीटिंग हमारी थी, जो मुलाकात थी, ये हमेशा मेरे दिल में रहेगी, क्योंकि वो उनके गुजरने के कुछ 15-20 दिन पहले की बात है। मैं एक स्टूडियो में शूट कर रही थी, तो मेरे मेकअप दादा ने आके मुझे कहा कि दूसरे सेट पे आपके पिताजी शूटिंग कर रहे हैं, और मैं काफी महीनों से उनसे मिली नहीं थी, तो मैं भाग भाग कर गई उनसे मिलने, और मैं बाहर खड़ी थी, वो अंदर अपना डायलॉग रिहर्स कर रहे थे। जैसे मुझे उन्होंने देखा तो बाहर आए, बोले अरे शीलू तू यहाँ किसकी शूटिंग कर रही है? तो हमने कुछ 5 मिनट बात की, फिर मुझे बोले ठहर जा, मैं शॉट देख कर आता हूँ। गए अंदर, उसी प्रोफेशनल वे में वो उन्होंने अपना शॉट दिया, डायलॉग्स बोले। मैं वही देख रही थी बाहर खड़े होके कि अभी भी वो उसी प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं, चाहे वो 1 सीन हो 2 सीन। उसके बाद वो बाहर आए, मुझसे कुछ 5-7 मिनट उन्होंने बातें की, अचानक मुड़कर वो जाने लगे। तो मैंने पीछे से आवाज दी, मैं उनको पापा जी कहती थी। मैंने कहा पापा जी आप जा रहे हैं? तो थोड़ा सा मुड़े, हाथ ऊपर किया और बोले बस बेटे मेरा तो पैकअप हो गया, और उसके बाद वो चले गए। तो ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। उनके आखिरी दिनों में ये भी कोट किया गया, खबरें आई कि अमिताभ बच्चन साहब ने उन्हें एक बस स्टॉप पे देखा, बिल्कुल लाचार, बेबस की तरह। तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। मतलब समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। हर जगह यही सारी खबरें, अभी भी लोग कह रहे हैं कि नहीं उनके आखिरी दिन बहुत खराब गुजरे, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे और वो बस स्टॉप पे नजर आते थे, मतलब लोग उसे मांगते हुए नजर आते थे, जबकि वो अपनी शर्तों पे जीने वाले थे। आपने लेकिन बारहा इन बातों को नकारा है। असल वजह क्या रही है, ये हमें बताएं आप। वो अपने घर में उनकी डेथ हुई है, मलाड में, अंधेरी वेस्ट में। वो रेंटल घर से अपने खुद के अपार्टमेंट में 3 बेडरूम हॉल के घर में उनकी डेथ हुई है। वो कभी कभी 2-2 महीने शूटिंग नहीं होती थी, तो भी ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि वो बसेस में घूम रहे हैं। वो टैक्सी लेते थे, गाड़ी नहीं थी उनके पास। वो लास्ट के कुछ 10-15 साल वो टैक्सियों में जाते थे, उन्हें कन्वेंस मिलता था शूटिंग पे। और कभी कदा बहुत रेयर ओकेजन में जब उन्हें शूटिंग के लिए देर हो जाती थी और टैक्सी नहीं मिलती थी, वो बहुत पंक्चुअल थे अपने काम में और डिसिप्लिन। तो उस वक्त मुझे याद है कि 2-3 बार उन्होंने रिक्शा भी मंगाई थी और गए थे, लेकिन बस में उन्होंने कभी पैर नहीं रखा। उन्होंने वॉचमैन का काम कभी नहीं किया। मैंने ये भी सुना कि उनकी लाश को ट्रक में डाल के एंड में ले गए थे। वो मलाड में जब गुजरे तो देयर वर सम फिल्म पर्सनालिटीज वहां पे उनके साथ थी, जो जुहू क्रेमेटोरियम में जाके उनके लास्ट राइड्स किए हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती कि जब वो खुद के, और सबसे बड़ी बात है, आप यकीन करेंगे कि उन्होंने लास्ट के कुछ 5-6 सालों में अनुराधा को देवलाली में एक रेंटल घर में रखा था। देवलाली नासिक के पास है, ठीक है, वहां पे उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके हेल्थ के लिए। तो जब वो 2 घर मेंटेन कर रहे हैं, वो इंसान बसेस में क्या घूमेंगे? आप मुझे बताइए, इस सवाल का क्या जवाब है? ये एक कड़वी सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। जब आपका स्टारडम होता है, जब आप पीक पे होते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा फिल्में ना चलने लगी और लोग दूर हो जाते हैं। जब मिर्जा गालिब रिलीज हुई थी जी, तो हम उन पलों को क्यों नहीं याद करें कि उन्होंने सुरैया जी के साथ बैठ के नेहरू जी के साथ स्क्रीनिंग देखी थी मिर्जा गालिब की। सही है।
तो मैं वो बातें याद करके मैं खुश रहती हूँ। मैं उनके एल्बम निकाल के जब वो फोटोज देखती हूँ जनरल मानिक शॉ के साथ और मेडल मिलते हुए, वो मेरे लिए खुशी की बात है। तो मैं परवाह नहीं करती हूँ कोई कुछ भी बोलने दीजिए उनको, अगर खुशी मिलती है तो। जाते जाते मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि भरत भूषण साहब ने कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए या कुछ डिसीजंस हड़बड़ी में लिए? मैं जरूर कहूंगी कि मैंने कुछ बातें सीखी हैं उनसे, जिस पे अमल मैं करती हूँ। बहुत ज्यादा भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें बहुत कॉशियसली अपनी जिंदगी में लोगों को शामिल करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमारा कोई फायदा ना उठाए, गलत फायदा ना उठाए। जी। तो ये कुछ उनकी मिसेज कि बहुत ज्यादा इनोसेंट होना भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा भी होना ठीक नहीं है, जो हमें लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये उनकी शायद ये वीकनेसेस थी बस। जी, जितना भी उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को दिया है वो हमेशा यादगार है और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यादों का कैनवस।